नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बुड़ानिया पॉलिटिकल साइंस से संबंधित चैनल पर। जैसे कि हमने पीछे संविधान के पार्ट 3 तक हमने अध्ययन किया। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि हाथ से निकला हुआ तीर और कुएं में डाली हुई बाल्टी की रस्सी अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी भी दोबारा हाथ नहीं लगते हैं। इसलिए एक बार समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो वो टाइम आपके हाथ दोबारा कभी नहीं आएगा। आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने आपको कितना अमूल्य समय और कितनी आर्थिक सहायता दी है, इनकी छोटी सी परवाह है एक ऐसे लाइन से कीजिए। कहते हैं, इस दुनिया में दौलत और शोहरत वही इंसान कमाता है जो इस दुनिया के सर्कस में नए नए तरकब दिखाता है, जो इस दुनिया के सर्कस में नए नए तरकब दिखाता है। जमाना और भी है, सिर्फ बेटी ही नहीं महदूद, जवान बेटा भी माँ बाप की नींदें उड़ाता है। और कोई उस शख्स से पूछे इबादत किसे कहते हैं जो दिन रात अपने बच्चों के लिए रिक्शा चलाता है। देखिए किस प्रकार से आपने अपने टाइम का उपयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है। जो समय का सदुपयोग करेगा वो ही आगे जाएगा। टाइम को अपने काबू कर लिया तो अपने आप पूरा जमाना आपके मुट्ठी में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमने भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कर दिया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं अगर चंद लाइनों में देखी जाए तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नंबर 2, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। नंबर 3, भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। नंबर 4, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। नंबर 5, लिखित और निर्मित संविधान है। नंबर 6, एकीकृत न्याय प्रणाली है। नंबर 7, विधि का शासन है। नंबर 8, संसदीय सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय शासन। अनोखी विशेषता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी तीनों प्रकार की शासन प्रणाली है। संकट काल के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान की अपनी एक निराली विशेषता है। और समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारतीय संविधान की अपनी एक अलग विशेषता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी अपने संविधान की विशेषता है। और एकल नागरिकता, आपको बताई दी, एकल नागरिकता ये अपने संविधान की विशेषता है। केंद्राभिमुखी संविधान या केंद्राभिमुखी शासन देखा जाए तो भारतीय शासन पद्धति में सर्वोच्च या शक्तिशाली केंद्र है, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता रहती है। इन छोटी छोटी बातों का अध्ययन आज हम अपने टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले बता दिया, भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को बना लिया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मा अर्पित किया गया। भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और उसे मान्यता 22 जनवरी 1947 को मिली। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। और पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। संविधान की पहली जो विशेषता है वो है
लोकप्रिय संप्रभुता या प्रभुसत्ता, एक ही बात है, लोकप्रिय संप्रभुता या प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। ऐसी चीजें रटने की नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की है। संप्रभुता, अगर पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो ये शब्द रूसो की देन है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता की बहुत बड़ी वकालत करता है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। संप्रभुता दो प्रकार की होती है, प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है। आपको पहले बताया प्रभुसत्ता कौन कौन सी, एक आंतरिक और एक बाहरी, एक आंतरिक और एक बाहरी। आपको पहले बताया कि भारत के पास दोनों प्रकार की संप्रभुता है। भारत आंतरिक रूप से कोई निर्णय ले सकता है, यानी आंतरिक संप्रभुता पूर्ण है, कोई भी आंतरिक निर्णय ले सकता है। भारत किसी भी देश के साथ संधि या समझौता करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात भारत बाहरी संप्रभुता भी रखता है। भारत के पास आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता है। आपको पहले बताया कि यूएनओ का सदस्य होना, यूएनओ कह दो चाहे राष्ट्रमंडल कह दो, यूएनओ और राष्ट्रमंडल का सदस्य होना संप्रभुता के लिए कोई हानि नहीं है। और संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता की अंतिम शक्ति जनता के पास है। इस बात को जरूर याद रखिए, जो अंतिम शक्ति है, अंतिम शक्ति संविधान की प्रस्तावना के अनुसार किसमें निहित है, जनता में निहित है। प्रभुसत्ता का वास किसमें है, प्रभुसत्ता का वास किसमें निहित है, जनता में निहित है। तो पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित, जिसकी रूसो वकालत करता है। भारत के पास दोनों संप्रभुता है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति जनता के पास है। संप्रभुता का वास, निवास जनता में निहित है। तो पहली विशेषता अपनी कंप्लीट हुई, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। दूसरी विशेषता यानी लिखित निर्मित व सबसे बड़ा संविधान। दूसरी विशेषता है लिखित, निर्मित और सबसे बड़ा संविधान। पहली बात तो ये क्लियर करना है, लिखा किसके द्वारा लिखा गया, संविधान सभा ने लिखा, संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। लिखने में कितना टाइम लगा, लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। लिखा हुआ किसके द्वारा है, संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिख दिया। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का कोई संविधान नहीं है जिसमें 395 अनुच्छेद है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। एक तो तुलना करेंगे अन्य संविधानों से, जैसे विश्व का सबसे प्राचीन संविधान और छोटा संविधान यूएसए के संविधान में कितने अनुच्छेद है, ओनली 7 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। भारत में 195 है। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 है। और कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, कनाडा में 147 अनुच्छेद है। और दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान में
253 अनुच्छेद है, ये दुनिया के मुख्य संविधानों की चर्चा की गई है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अपना संविधान है। तो दूसरी विशेषता, लिखित, निर्मित, यानी संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया, लिखा गया और सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी विशेषता क्लियर। विशेषता नंबर 3, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। सबसे पहले आपको इस शब्द को समझना है, कठोर शब्द से मतलब क्या होता है। कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर से मतलब है संविधान में संशोधन मुश्किल से होता है, यानी संशोधन जो कठिन होता है वो कठोर संविधान कहलाता है। और आपको पहले बताया, सबसे कठोर, दुनिया का सबसे कठोर संविधान यूएसए का है, विश्व का सबसे कठोर यूएसए का है। इसलिए आज तक 28 ही संशोधन हुए हैं। सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित ही है, अभिसमयों पर आधारित है। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का मिश्रण है, कठोर और लचीला। भारत के संविधान में आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं? संविधान में टोटल संशोधन कितने हो चुके हैं? 103। संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं। टोटल संशोधन 103 है। आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। कब संशोधन हुआ? 1951 में। किससे संबंधित? भूमि सुधार से संबंधित। आज तक कितने हो गए हैं? 103। तो यहाँ 2-3 संशोधन बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता कौन सा संशोधन है? ये 100वां संशोधन है। 101वां संशोधन 2017 में हुआ। जीएसटी से संबंधित है 101वां संशोधन। 102वां संशोधन जो 2018 में हुआ, ओबीसी आयोग का गठन, ओबीसी आयोग के गठन से संबंधित है। और लास्ट संशोधन 103वां संशोधन जो 2019 में हुआ, 2019 में हुआ। इसमें सवर्णों को आरक्षण, सवर्ण वर्ग को जो 10% आरक्षण का अलग प्रावधान किया गया था, ईडब्ल्यूएस, ये 103वां संशोधन है। तो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण बातें, कठोर भी है, लचीला भी है। आगे संविधान संशोधन पढ़ाएंगे। संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 103 संशोधन हो चुके हैं। थोड़ा सा याद रखिए, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ये जरूर याद रखिए। जैसे कहीं आपको मिलेगा 124वां, 125वां विधेयक। याद रखिए, ये संशोधन नहीं है, ये प्रक्रिया के अधीन है। जब संशोधित हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। संविधान में संशोधन हो गया तो अधिनियम एक्ट या कानून बनेगा, कानून बन जाएगा। इसलिए विधेयक शब्द आ जाए तो इसका मतलब है संशोधन होने की प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, संशोधन अभी हुआ नहीं है। इसलिए 125, 26 आए तो आपको ये विधेयक मानने हैं, संशोधन नहीं है। आज तक संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? 103 ही संशोधन हुए हैं। 1951 में पहला संशोधन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से संबंधित है और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। और जो 100वां संविधान संशोधन
2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समाधान जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बांग्लादेश में जाकर के किया गया था, 101वां संविधान संशोधन, यह 101वां संविधान संशोधन जो 2017 में हुआ, उसमें जीएसटी जोड़ा गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, अरुण जेटली ने संसद में ये संशोधन करवाया और विधेयक पास करवा लिया और संशोधन करवाया और राष्ट्रपति के साइन हुए। तो 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संशोधन 2018 में हुआ जो ओबीसी आयोग के गठन, केंद्र में ओबीसी आयोग के गठन के प्रावधान से संबंधित है, 2018। और लास्ट आज तक 103 संशोधन, 103वां संशोधन आरक्षण से संबंधित है, यानी सवर्णों को आरक्षण, सवर्णों को जो 10% अलग आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस, उसका 103वें संशोधन में इसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान कठोर भी है, लचीला है। कठोर संविधान संशोधन बड़े मुश्किल से, संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से संशोधित होते हैं, जैसे अनुच्छेद 54 और 55 जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आगे बताएंगे। लचीला कुछ संशोधन ऐसे हैं जो सिर्फ साधारण बहुमत से होते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% एक, 50% प्लस एक। जैसे उदाहरण के लिए नए राज्य का निर्माण करना है, अनुच्छेद 2, 3, 4 आदि में संशोधन करना है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, यानी अनुच्छेद 169, तो ये संशोधन साधारण हो जाएगा। तो ये लचीलेपन का उदाहरण है। तो भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण है, ये कठोर भी है और लचीला, दोनों का यहाँ मिश्रण है। तो ये अपनी तीसरी विशेषता हो गई कि कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण। संविधान कठोर भी है और संविधान लचीला भी है, ये दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट नंबर 4 जो विशेषता है वो है समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र, गणतंत्र तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र। आपको ये याद रखना है कि ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था। सबसे पहले मैं समाजवादी बताने जा रहा हूं। ये एक शब्द कब जोड़ा गया? ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। भारतीय समाजवाद पंडित नेहरू का समाजवाद है। पंडित नेहरू का समाजवाद, पंडित नेहरू का कौन सा? लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद ये क्या प्रावधान करता है? यानी निम्न तबके के वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आरक्षण आदि की वकालत, आरक्षण की वकालत करता है, वकालत करता है। जिनको विशेष आवश्यकता है उनको स्पेशल कुछ अलग दिया जा सकता है। ये है समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। संविधान मूल संविधान में नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता, अगर यहां कहूं तो धार्मिक स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता। देश का अपना कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म को अपना सकते हैं, कोई धर्म ग्रहण कर सकते हैं। तो ये पंथ निरपेक्षता। और तीसरा है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब मैं यह बताने जा रहा हूं, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा। राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, निर्वाचित, निर्वाचित चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ये गणतंत्र है। हमने गणतंत्रीय शासन कहां से लिया? हमने गणतंत्रीय शासन फ्रांस से ग्रहण किया है, फ्रांस से ग्रहण किया है गणतंत्रीय शासन। समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, तीनों शब्द कब जोड़े गए? तीनों शब्द 1942 या 42 में संशोधन 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट पांचवी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक चीज ध्यान से सुनिए। यह है संसदीय शासन। संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली, प्रत्येक चीज ध्यान से सुनिए। आईएएस में 2014 में आया, 2015 में आया, प्री एग्जाम में लगातार आ रहा है कि संसदीय शासन क्या होता है। आपको पहले तो आज फिर बता रहा हूं कि कार्यपालिका यानी सारे मंत्री प्लस व्यवस्थापिका यानी संसद, ये दोनों में संबंध है। दोनों में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध है। व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका चुनी जाती है। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका चुनी जाती है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ये होता है संसदीय शासन। फिर बताऊं संसदीय शासन। संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका चुनी जाती है, यानी मंत्री तभी बन सकते हैं जब पहले सांसद हो। सांसदों को ही मंत्री बनाते हैं। तो भारत में संसदीय शासन है और दुनिया में संसदीय शासन की जननी ब्रिटेन है। संसदीय शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। और संसद की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। और संसदीय शासन में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र और वास्तविक। जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद होती है। तो ये हो गया संसदीय शासन प्रणाली। आगे है छठी विशेषता। छठी है कि संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण है। छठी विशेषता भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण। संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण, मिला जुला रूप। अब देखिए, जब ये बात आए कि दुनिया में संसदीय सर्वोच्चता, कहां की संसद सर्वोच्च है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की संसद सबसे सर्वोच्च है। अभी आपको बताया कि संसदों की जननी ब्रिटेन। एक डी लोमे की परिभाषा आती है, पिछले सेकंड ग्रेड में आई थी। डी लोमे ने क्या कहा? ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के सिवाय सब कुछ बना सकती है। ये ब्रिटेन की संसद है। तो भारत में संसदीय सर्वोच्चता भी है। न्यायिक सर्वोच्चता यानी संविधान सर्वोच्च कहां का है? कोर्ट सर्वोच्च कहां की है? यूएसए में संसद सर्वोच्च नहीं है, वहां की कोर्ट सर्वोच्च है, वहां का न्यायालय सर्वोच्च है। भारत में क्या है? दोनों का मिश्रण है। कई मामले ऐसे हैं जहां संसद सर्वोच्च होती है, कई मामले ऐसे हैं जैसे कोर्ट। उदाहरण के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद कानून बनाएगी, तो सर्वोच्च संसद है। लेकिन संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान की आत्मा के विपरीत है, तो ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कोर्ट के पास है। तो दोनों का मिश्रण हो गया। कई बार संसद सर्वोच्च और कई बार कोर्ट सर्वोच्च, दोनों का मिश्रण। दुनिया में संसद सर्वोच्च ब्रिटेन, दुनिया में कोर्ट सर्वोच्च कहां की है? अमेरिका की। तो भारत में ये दोनों का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक और संघात्मक शासन। संविधान की अगली विशेषता है एकात्मक और संघात्मक शासन। संघात्मक शासन,
एकात्मक और संघात्मक शासन, दोनों प्रणाली को समझना होगा अपने को। दोनों की मैं अलग अलग विशेषता बता रहा हूं। पहले संघात्मक बताने जा रहा हूं। संघात्मक क्या होता है? जैसे मैं दो डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, ये दो डायग्राम है, ये देखिए, ये है, ये तो है एकात्मक शासन और ये है संघात्मक शासन। नीचे वाला संघात्मक शासन है, ऊपर वाला एकात्मक शासन है। हम कह सकते हैं एकात्मक शासन में सारी सर्वोच्चता एक जगह होती है, केंद्र के पास होती है। संघात्मक शासन में सर्वोच्चता एक जगह नहीं, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, अलग अलग बंडी होती है। तो संघात्मक शासन की कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? नंबर 1, यहां संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च, संविधान क्या होगा? सर्वोच्च। जैसे अमेरिका में है संविधान सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च है तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। नंबर 3, कठोर संविधान। संघात्मक शासन वही होगा जहां का संविधान क्या होगा? कठोर। जैसे दुनिया में सबसे कठोर संविधान यूएसए। तीसरी विशेषता हो गई। नंबर 4 विशेषता, दोहरा शासन। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संघात्मक शासन में दोहरा शासन केंद्र और राज्यों में विभाजित। 5वीं विशेषता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की क्या है? स्वतंत्रता, तंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और 6ठी विशेषता है उच्च सदन। उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, निधित्व है। मैं दोबारा बताने जा रहा हूं। संघात्मक शासन पहले बता रहा हूं। पहले डायग्राम में देखिए, संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन होता है। तो यहां एक चीज और रह गई, शक्ति विभाजन। शक्ति, एक विशेषता है शक्ति विभाजन, संघात्मक शासन की विशेषता। यानी संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान और न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। संविधान क्या होता है? कठोर होता है। आमतौर पर 100% नहीं, आमतौर पर दोहरा शासन होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। उच्च सदन यानी राज्यसभा, भारत में राज्यसभा, उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, ये संघात्मक। अब मैं एकात्मक शासन की छोटी छोटी बात बता रहा हूं। एकात्मक शासन, सारी शक्ति एक जगह, जैसे एक संविधान, एक संविधान, एकल संविधान एकात्मक शासन है। नंबर 2, एकल न्यायपालिका, न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका। जैसे भारत में एकल न्यायपालिका है, टोटल न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो एकल न्यायपालिका हो गई, एक संविधान है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। जैसे भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है, ब्रिटेन से ली की बातें हैं, ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो एकात्मक संविधान का लक्षण हो गया। 2-3 बातें आपको और बताऊं। नेक्स्ट, जैसे आपातकाल, जैसे ही आपातकाल लागू हो जाए, देश का संविधान संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति यानी केंद्र करेगा। राज्यपाल और केंद्र में प्रशासक होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एकात्मक स्वरूप हो गया। विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्त, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एकात्मक शासन हो गया। और अखिल भारतीय सेवाएं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो एक है, पूरे भारत का नेतृत्व करती है, तो ये सारे एकात्मक। तो भारतीय संविधान में एकात्मक के भी तत्व हैं और संघात्मक के भी तत्व है, यानी एकात्मक और संघात्मक दोनों का भारतीय संविधान में मिश्रण है। अब कुछ एक छोटी छोटी बातें भारतीय संविधान के बारे में, एकात्मक संघात्मक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अलग अलग विद्वानों की 2-3 कोटेशन है, अलग अलग विद्वानों की कोटेशन है। जैसे केसी वहियर, केसी वहियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा? अर्ध संघ,
संगात्मक, न तो संगात्मक कहा न एकात्मक कहा, दोनों का मिश्रण बोल करके अर्धसंग कहा। यानी न तो एकात्मक है न संगात्मक है, अर्धसंग। केसी वहियर, केसी वहियर। मॉरिस जोन्स दूसरा है, मॉरिस जोन्स, इन्होंने कहा सौदेबाजी का संघ, सौदेबाजी का संघ। मॉरिस जोन्स के अनुसार सौदेबाजी का संघ है। ऑस्टिन ग्रेनवे ने, ऑस्टिन ने क्या कहा? सहकारी संघवाद। ऑस्टिन के अनुसार क्या होगा? ऑस्टिन सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। ये भारतीय संघ को अलग अलग विद्वान अपने अपने रूप से परिभाषित करते हैं। एकात्मक संघात्मक पढ़ने जा रहे हैं। केसी वैयर कहता है न तो एकात्मक है न संघात्मक है, अर्थात अर्ध संघ है। मॉरिस जोन्स क्या कहता है? सौदेबाजी का संघ है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे चुनाव आता है, चुनाव से पहले पार्टियां सौदेबाजी करने लग जाती है, तो मॉरिस जोन्स ने क्या कहा? सौदेबाजी का संघ है। और ऑस्टिन ने क्या कहा? सहकारी संघ है। ऑस्टिन ने सहकारी संघ है। और जेनिक्स केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ, जेनिक्स ने क्या कहा? केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ, केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ। यानी जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संघ केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है। और डीडी बसु, जैसे राजव्यवस्था की किताब आप बहुत बार पढ़ते हो, डीडी बसु ने कहा दोनों का मिश्रण, यानी एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। ये अलग अलग विद्वानों की ये अलग अलग कोटेशन है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग कोटेशन है। हमने पढ़ा एकात्मक और संघात्मक, सातवीं विशेषता पढ़ी एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों का मिश्रण, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। जैसे केसी वैयर ने कहा अर्ध संघात्मक है। नेक्स्ट आठवीं विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आठवीं है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र के बाद अपने वोट बनवाने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आपको वोट बनवाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार? अनुच्छेद 326। यहाँ एक आपको अनुच्छेद भी संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 वयस्क मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। वयस्क मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। और वंचन मताधिकार का वंचन यानी संविधान के पास, अपने कोर्ट के पास ये भी अधिकार है कि मताधिकार से आपको वंचित भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 2-3 प्रावधान है। अनिवास, अगर आप यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ नहीं रह रहे हो, तो आपको वंचित किया जा सकता है। इसकी एक अवधि होती है। नंबर 2, मानसिक खराब चित्तवृत्ति, अगर आप मेंटली रूप से सही नहीं है तो आपको ये वंचित किया जा सकता है। अपराध और भ्रष्टाचार, अगर आप अपराधी है या आपने
कोर्ट ने भ्रष्टाचार से क्लियर कर दिया है, तो आपको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। और अवैध आचरण, चौथा है अवैध आचरण, अगर आपका आचरण सही नहीं है तो भी आपको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, अवैध आचरण। तो ये हो गया। अगली विशेषता, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किस अनुच्छेद में है? 326 में है। किस संशोधन में 21 से घटाकर 18 साल कर दी? 61वें संशोधन 1989 में राजीव गांधी के टाइम हुआ था। कैसे मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? निवास न होने के कारण, मानसिक स्वास्थ्य खराब चित्तवृत्ति के कारण, अपराधी या भ्रष्टाचार के कारण, और अवैध आचरण। अगर आपका आचरण सही नहीं है तो भी किया जा सकता है। नेक्स्ट संविधान की विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। 9वीं विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, 2-3 बातों से क्लियर करेंगे। भारतीय न्यायपालिका न केवल निष्पक्ष है बल्कि स्वतंत्र भी है। कैसे स्वतंत्र है? न्यायाधीशों को सिर्फ संसद ही चुनती है, सांसद के द्वारा, कोलेजियम प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कोई टिप्पणी कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायाधीश महाभियोग को छोड़ करके और हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है। और निष्पक्ष इसलिए है कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। तो ये भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। 10वीं विशेषता है मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। दोनों प्रावधान है। संविधान का जो भाग 3 है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है, और जो भाग 4 है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। मूल अधिकार मूल संविधान का भाग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए। ये भारतीय संविधान की अपनी विशेषता है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि 42वां संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। और 11वीं विशेषता है केंद्राभिमुख संविधान। केंद्राभिमुख संविधान। ये विशेषता थोड़ी सी ध्यान से समझिए, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति कैसी है? शक्तिशाली, थोड़ा केंद्र की ओर झुकाव है। जैसे 3 सूचियां होती है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो केंद्र का मान्य होगा। यहां केंद्र शक्तिशाली है, यहां केंद्र शक्तिशाली है। एक और बात बता दूं, विशिष्ट या विशिष्ट सूची किसके पास है? केंद्र के पास है। अवशिष्ट विषय या विशिष्ट विषय किसके पास है? केंद्र के पास है। इसलिए शक्तिशाली कौन हो गया? केंद्र। लेकिन ध्यान दीजिए, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में अवशिष्ट विषय राज्यों के पास है। आपको ये प्रश्न बाई चांस आ जाए कि उन देशों के नाम बताइए जहां अवशिष्ट विषय राज्यों के पास है, तो वो देश कौन से हो गए? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये
राज्यों के पास यहाँ पर अवशिष्ट विषय है। अगली संविधान की विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। अगली नेक्स्ट विशेषता त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार यानी सरकार के 3 स्तर है। त्रिस्तर कौन कौन से? एक तो है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार और एक है स्थानीय सरकार। ये दुनिया में भारत की एक अनोखी विशेषता है, लेकिन ध्यान दें स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन होती है। स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन होती है। ये भारतीय संविधान की अपनी एक अलग विशेषता है। चौथी है वो नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता या इकहरी। एकल को इकहरी भी कह सकते हैं। एकल नागरिकता कहां से ली गई? ये ब्रिटेन से ली गई, यानी यूनाइटेड किंगडम यूके से ली गई। और नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? नागरिकता का प्रावधान संविधान का जो भाग 2 है, भाग 2 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। और नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। भारतीय नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। इसके आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। 5 प्रकार से मिलती है। नंबर 1 जन्म से। जैसे इंडिया में अपने रह रहे हैं, इंडिया में कोई बच्चा जन्मेगा भारतीय लोगों का तो अपने आप ही जन्म से हो जाएगी। वंश प्राप्ति से, वंशानुसार किसी के फादर दादा परदादा है तो भारतीय नागरिकता मिल सकती है जन्म से, वंश से। रजिस्ट्रेशन द्वारा। तीसरी है रजिस्ट्रेशन में कुछ शर्तें होती है, जैसे 7 साल का निवासी पूर्व में 7 साल रहना चाहिए, ऐसा रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। चौथा है देशीकरण का विशेष प्रावधान है। जैसे कोई व्यक्ति भाषा, साहित्य, कला, दर्शन, खेल आदि के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर किसी को नागरिकता दी जा सकती है, उसे देशीकरण कहा जा सकता है। 5वां है भूभाग का सम्मिलित होना, यानी भूभाग का भारत में मिलन। अगर किसी देश का भूभाग, कहीं का क्षेत्र अगर भारत में मिल गया तो उसे भारतीय नागरिकता की दी जा सकती है। और नेक्स्ट विशेषता है, नेक्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता है संविधान संशोधन। 14वीं विशेषता संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन 368 में है। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो साधारण बहुमत से, और दूसरा है विशेष बहुमत। एक साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत के साथ इसके अंदर ही आ जाएगी प्लस कम से कम 50% विधानसभाओं का समर्थन। 50% विधान। जैसे साधारण बहुमत में कौन सा आता है? अनुच्छेद 2, 3, 4 इसमें संशोधन करना हो, और भाग 2 ये ऊपर रहा, अगर भाग 2 में संशोधन करना हो, भाग 2 यानी अनुच्छेद ये देखो, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संशोधन करना हो तो ऐसे संशोधन
और जैसे विधान परिषद बनानी हो अनुच्छेद 169 तो साधारण बहुमत से। लेकिन विशेष बहुमत कौन सा होगा, इसमें विशेष बहुमत में ये आएगा अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 73 और 162 कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। और संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 अध्याय 4, भाग 6 अध्याय 5, यानी ये न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान है, न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान है, ये किस में आएंगे, ये विशेष बहुमत में आएंगे। तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किस अनुच्छेद में है, 368 में है। एक विशेषता और है, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान का मैं यहां बताने जा रहा हूं। आपातकाल भारत में 3 प्रकार का आपात लगता है। आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 ये कब लगता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। ध्यान दीजिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ये 356 ये राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल, इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, 356 में। और ये वित्तीय आपातकाल, जब देश की वित्तीय हालत खराब हो जाए, वित्तीय आपात, ये आज तक नहीं लगा, ये ध्यान रखना है, आज तक नहीं लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की विशेषताएं इतनी ही, आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अन्य को शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि क्लास को आगे से आगे सुधारा जा सके। तो आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।